साल 2006 में भारत, रूस, चाइना और ब्राजील ने साथ मिलकर एक संगठन बनाया। इसका नाम था ब्रिक। लेकिन आखिर ये ब्रिक्स कैसे बना, आज हम आपको बताने वाले हैं। और ब्रिक्स भारत के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है और साल 2024 के बाद साल 2025 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, आज आपको हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। ब्रिक्स की शुरुआत होती है साल 2001 से। साल 2001 में इसकी चर्चा किसने की? गोल्डमैन सैक्स में एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इसकी परिकल्पना की कि इन देशों को साथ आना चाहिए। इनका नाम था जिम ओ'नील। इन्होंने कहा कि भारत, रूस, चीन और ब्राजील को विकास की संभावनाओं के लिए एक संगठन बनाना चाहिए। साल 2001 में इसकी चर्चा शुरू हुई और साल 2006 में रूस के इनिशिएशन के बाद ये संगठन बनकर तैयार हो गया। अब कहते हैं कि ब्रिक्स को जब बनाया गया तब इसमें खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया कि इसमें दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई डेवलपिंग कंट्रीज को शामिल किया जाए। इसके अलावा उन देशों को शामिल किया जाए जिनको वेस्ट ने नकार दिया है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो ग्लोबल साउथ के वो तमाम देशों को ब्रिक्स में जगह देने की बात की गई। एक तौर पर एक नैरेटिव ये भी है कि कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिक्स का इसलिए निर्माण हुआ ताकि वो पश्चिमी देशों को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चैलेंज कर सके, इसलिए इस संस्था को बनाया गया। लेकिन आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो दुनिया की तमाम उभरती ताकतों को एक साथ एक मंच पर लाना था। ब्रिक के बाद जब साउथ अफ्रीका इसमें आया तो इसका नाम पड़ा ब्रिक्स। ये एक एक्रोनिम है इन तमाम देशों का। इसके बाद इसमें कई सारे देश आए। साल 2024 में जो देश इसमें शामिल हुए उनके आ जाने से ब्रिक्स पूरी तरीके से बदल गया। दरअसल ब्रिक्स देश चाहते थे कि उनके संगठन का विस्तार हो ताकि उनकी आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़े। ब्रिक्स अपने आप को विकासशील देशों के नेता के रूप में स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसमें मौजूदा दो बड़े प्लेयर हैं, रूस और चीन, जो कहते रहते हैं कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था पुरानी पड़ चुकी है और दुनिया एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। जिस व्यवस्था को रूस और चीन पुराने बताते हैं उसमें अमेरिका को नेता माना जाता है। और ब्रिक्स देश में ये जो दोनों देश चाहते हैं कि अब जो दुनिया का बॉस है वो अमेरिका ना रहे बल्कि ऐसा देश बने जो पूरी दुनिया के बारे में सोचे। कोल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद कमोबेश यही व्यवस्था अब चलती आ रही है, क्योंकि दूसरी दुनिया के नेता के रूप में सोवियत संघ के खत्म हो जाने के बाद अमेरिका को अब कोई चुनौती नहीं दे रहा है। लेकिन चीन अब एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और अमेरिका उसे उभरती हुई चुनौती मानता है। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी ही सऊदी अरब और दूसरे देशों को किसी एक तरफ होने से हमेशा से रोकती रही है। लेकिन इसका मकसद, जो संगठन है उसका मकसद कतई अमेरिका को काउंटर करना नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज के जो हित हैं उनकी रक्षा करना, उनको प्रमोट करना और जहां अगर फंड्स की जरूरत है तो वो भी देना ब्रिक्स का मेन गोल रहा है। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका का साझेदार रहा है, लेकिन हाल ही में उसने ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया और ये हुआ कब? साल 2024 में। साल 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन इनके ब्रिक्स ज्वाइन करने से क्या बदला, अब हम आपको ये बताते हैं। इन तमाम देशों के ब्रिक्स में आ जाने के बाद एक नई तरह की ताकत अब सामने आ रही है। ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, इन तीनों के आ जाने के बाद ब्रिक्स देश जो है वो साथ मिलकर देश के 44% क्रूड ऑयल के जो है वो प्रोड्यूसर बन गए हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रिक्स के देशों ने एक खास तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि उन तमाम देशों की जो आर्थिक मदद है या फिर डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए यहाँ पर एक खास तरह के बैंक को रखा गया। अब इस बैंक के आ जाने के बाद से ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया के इन तमाम देशों के आ जाने से ये जो पूरी अर्थव्यवस्था है ब्रिक्स की वो बहुत बड़ी हो गई है। अगर हम तमाम देशों को एक साथ जोड़ दें तो सभी देशों की इकोनॉमी मिलाकर 25.85 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की होती है, जो बेहद अधिक है। और इसमें सबसे बड़ा भागीदार जो है वो चीन है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आखिर इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई के आने से पश्चिमी देशों को क्यों चुनौती है। सबसे पहला पॉइंट होता है यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। इसकी वजह से अब आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के सामने इन्होंने एक नई बैंक व्यवस्था को खड़ा किया जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के आ जाने के बाद उन तमाम देशों को जो है वो जिनको पैसा चाहिए था, अब उनको पैसा आसानी से ब्रिक्स देश जो है अपने विकास के लिए दे सकते हैं। साल 2022 के आखिरी तक बताया गया कि इस बैंक ने तकरीबन 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर उन तमाम देशों को दिया जहां पर नए रोड, ब्रिज, रेलवे या फिर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चल रहे थे। और ये तमाम जो फंड्स थे ये उन देशों को दिए गए जो कि डेवलपिंग कंट्रीज थे।
अब यहीं से एक मुद्दा उठता है कि क्या ब्रिक्स देश जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ यानी अमेरिकी डॉलर के खिलाफ भी कुछ कर रहे हैं। साल 2023 में एक प्रपोजल आया कि ब्रिक्स देश जो है वो अपनी खुद की करेंसी लेकर आए ताकि आपसी व्यापार उसी करेंसी में हो, लेकिन बहुत सारे देश इस पर सहमत नहीं थे। ये आइडिया पिच किया था साउथ अफ्रीका ने, और लेकिन बहुत सारे देश इस पॉइंट पर सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उन्हें नुकसान होगा, खासतौर पर उन देशों को जिनकी मुद्रा यानी जिनके जो करेंसी वैल्यू है फिलहाल कम है। इसमें ब्राजील और रूस चाह रहे थे कि एक कॉमन करेंसी लाकर उन तमाम देशों में इंप्लीमेंट की जाए जो बड़े स्तर पर या तो इंपोर्ट करते हैं या तो एक्सपोर्ट करते हैं एक दूसरे से। यहाँ तक कि आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए इन देशों ने बहुत सारी पहले की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें डॉलर की डोमिनेंस को गिराना। लेकिन ये बात अब तक बन नहीं पाई है। साल 2024 में अक्टूबर 22 से लेकर अक्टूबर 24 तक जो है ब्रिक्स के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है, लेकिन यहाँ से भी जो बातें निकल कर आएंगी कमोवेश वो ज़्यादातर अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात होगी। लेकिन डॉलर को लेकर कोई ठोस कदम यहाँ पर हम उठते हुए नहीं देख रहे हैं। साल 2024 इस बार रूस अध्यक्षता कर रहा है, और इस बार रूस ने जो पॉइंटर्स दुनिया के सामने रखे हैं उसमें खासतौर पर कोऑपरेशन बढ़ाने की बात हुई है। ब्रिक्स करेंसीज को प्रमोट करने की जो बात हुई है अब तक उस पर कोई खास कदम दिखाई नहीं दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि 34 देश जो है वो इस वक्त ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस साल कमोबेश आप 4 से 5 ऐसे देश देखेंगे जो कि ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे, यानी कि ब्रिक्स देशों का जो संगठन है वो धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। तुर्की एक बहुत बड़ा इसमें की प्लेयर है जो इस बार इस संगठन का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि उसकी तरफ से भी जो है वो इस ग्रुप का हिस्सा होने के लिए रिक्वेस्ट आ चुका है। लेकिन तुर्की के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब जो है इस पूरे ब्रिक्स देशों के समूह का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें अर्जेंटीना हो सकता है, अल्जीरिया हो सकता है। बहुत सारे देश हैं जो कि डेवलपिंग नेशन है, वो इस बार ब्रिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। अब भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जरा इस पर समझते हैं। भारत के लिए कई इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर या फिर आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, फूड एंड सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में सुधार के लिए इसकी बहुत जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ब्रिक्स के अंतर्गत जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो भारत में कई बुनियादी ढांचों और कई सारे विकास परियोजनाओं के लिए लगातार संसाधन मुहैया कराता है। एनडीबी बहुत सारे उसने फंड्स भारत के लिए जारी किए हैं। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट इस वक्त जो है भारत में चल रहे हैं, और भारत के लिए ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट इस बात को कैसे समझिए कि जितने भी ब्रिक्स के इवेंट हो रहे हैं इस वक्त रूस में, भारत सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। एक ऐसा मंच, यहाँ आतंकवाद, सुरक्षा, आपसी सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कोऑपरेशन और बढ़े, व्यापार के साथ साथ जो नागरिकों की जो नागरिक सहयोग है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार चर्चा होती है। और ये चर्चाएं जो भी होती हैं उनमें भारत हमेशा शामिल होता है। एक थ्योरी और बहुत पॉपुलर है कि इसमें चीन उन देशों को शामिल करना चाहता है जो उसके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका हमेशा से विरोध भारत करता आया है। और इस बार दुनिया के वो देश इस बार ब्रिक्स का हिस्सा बनने वाले हैं जो कभी पश्चिमी देशों के बहुत करीबी रहे हैं। तुर्की उनमें से एक हो सकता है।